गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ज्ञान रतन यूपीएससी टाइम्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्वेश्चन सीरीज में जो मैंने आपसे कहा था कि 1000 क्वेश्चनों को 100, 200 या 1000 क्वेश्चन तक हम इस सीरीज में करने का प्रयास करेंगे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों, ये क्वेश्चन 2002 में यूपीएससी में पूछा गया। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, लेकिन मैंने इसलिए चुना क्योंकि इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछी गई हैं, जिनको लेके यूपीएससी ने आगे भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के नगर, तो दोस्तों नगर को लेके जो हड़प्पा सभ्यता का नगरीकरण था उसको लेके आगे भी क्वेश्चन बनते रहे। तो नगर का महत्व है, हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण का एक अपना महत्व था, तो इसीलिए नगर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे लिया। आगे देखेंगे कि उसके पतन और हड़प्पा सभ्यता के पतन, तो नगरीकरण और पतन, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। दोनों चीजें हड़प्पा सभ्यता में, इन दोनों चीजों से जुड़े हुए क्वेश्चन आगे भी पूछे जाते रहे हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ेंगे हड़प्पा संस्कृति में नगर के तत्वों। दोस्तों पहला कीवर्ड हमारे नगर के तत्वों को बताना है, मतलब नगर के बिंदुओं को, मतलब वो आधार, वो बिंदु जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि नगर ऐसा होता है और हड़प्पा सभ्यता में नगर के ये तत्व मिले हैं, मतलब शहर ऐसा होता है, शहर के ये तत्व मिले हैं। दोस्तों ग्रामीण संस्कृति हम देखते हैं, जब गांव के लोगों को देखते हैं हमें पता चलता है कि गांव के लोगों का रहना सहना, एक कल्चर अलग तरीके का है और शहर के लोगों का वो सारी चीजें अलग तरीके की। तो हमें किस आधार पे आखिरकार वो बिंदु कौन से हैं जिनके आधार पर हम शहर को शहर कहते हैं, जिनके आधार पर गांव को गांव कहते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता शहर था, तो उसकी कौन से बिंदु थे जिस आधार पर हमने उसे शहर कहा, हमें वही लिखना है। आगे बढ़ेंगे, उसके पतन के लिए उत्तरदायी कारक, और दूसरा जो पॉइंट है, पतन के लिए उत्तरदायी कारक, पतन के क्या कारण रहे थे। तो दोस्तों करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको हड़प्पा संस्कृति में नगर के तत्वों का विश्लेषण कीजिए। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखना है, तो इंट्रोडक्शन लिखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं हम, आओ जानते हैं कि हम सबसे पहले छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण के उदाहरण को प्रस्तुत करती है। हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के तत्व इस प्रकार थे। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन, हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण को प्रस्तुत करती है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत या हड़प्पा सभ्यता में नगरीकरण के तत्व इस प्रकार थे। किस प्रकार, देखो इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे हमें हेडिंग लिखते हुए करना है। मैं आपको हमेशा से बताता हूँ, ज्यादा क्वेश्चनों को हेडिंग देते हुए करना है आपको। अगर आप हेडिंग देंगे तो क्लियरिटी ज्यादा आती है समझने वाले के, जहां जिस तक आप को अपने क्वेश्चन का आंसर पहुंचाना है, वो व्यक्ति देखते के साथ ही, पढ़ते के साथ ही उसे समझ में आ जाता है, वो आपको अच्छे नंबर देता है। तो आओ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग, पहली हेडिंग रहेगी कि नगरीकरण के तत्व इस प्रकार थे। तो पहली हेडिंग रहेगी कि नगरों का आकार। नगरों का आकार दोस्तों इसमें लिखेंगे, प्राय ऐसा देखा जाता है कि नगरों का आकार ग्राम की तुलना में बड़ा होता है। हड़प्पा सभ्यता में हमें 20 हेक्टेयर से 60 हेक्टेयर व कुछ स्थान 100 हेक्टेयर तक भी पाए गए हैं। कुछ स्थान 100 हेक्टेयर तक भी पाए गए हैं। दोस्तों ग्राम का जो गांव होते हैं वो ज़्यादा 3 से 4, 5, 7 हेक्टेयर तक के होते, लेकिन हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो बड़े बड़े थे, और बड़े बड़े जो होते हैं वो नगर होते। तो पहला पॉइंट ये था। दूसरा देखते हैं, सामाजिक धार्मिक
विविधता, सामाजिक और धार्मिक विविधता। दोस्तों हमें विविधता जो होती है वो शहरों में देखने को मिलती है। हम गांव में देखेंगे तो गांव में हमें पता चलेगा लगभग सभी लोग एक जैसे होते हैं, सभी लोगों का जो कल्चर संस्कृति होती है एक जैसी होती है। लेकिन गांव में जब हम शहरों में आते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदाय के लोग पास पास में रहते हैं। एक घर हिंदू का है, थोड़ी सी आगे जाके मुस्लिम का, फिर सिख का, फिर ईसाई का, सभी लोग शहरों में रहते हैं। अगर आप गांव में देखेंगे एक ही लगभग एक ही जैसे लोग मिलेंगे, लेकिन शहरों में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग सोच समझ के लोग मिलेंगे। तो शहर में धार्मिक विविधता और सामाजिक विविधता ज़्यादा होती है। तो देखेंगे धार्मिक विविधता और सामाजिक विविधता क्या थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में आंशिक शवाधिकरण, पूर्ण शवाधिकरण व दाह संस्कार तीनों के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा वृक्ष पूजा और स्त्री पूजा, लिंग पूजा आदि की जानकारी मिलती है। ऐसा सिंधु घाटी में विभिन्न विचारों के रहने वाले लोगों के कारण था। विभिन्न विचारों के रहने वाले लोगों के कारण था। तो दोस्तों देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में आंशिक शवाधिकरण मतलब जब सबको पूर्ण रूप से एक तरीके से कह सकते हैं दफनाया नहीं जाता है, बल्कि सबको किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसे खुले आकाश में छोड़ दिया जाता है। जब जानवर चील कौवे उसके शरीर को खा जाते हैं तो जो अवशेष बचते हैं उसे दफना देते हैं। इसे आंशिक शवाधिकरण कहते हैं। पूर्ण शवाधिकरण जब पूरे शरीर को दफना देते हैं। वह दाह संस्कार जो हिंदुओं में होता है सबको जला देते हैं। तीनों के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों आज ही हम देखते हैं कि एक धर्म में, हिंदू धर्म में हम दाह संस्कार देखेंगे, मुस्लिम धर्म में हम कह सकते हैं कि पूर्ण शवाधिकरण देखते हैं, पूरी शरीर को, बॉडी को दफनाया जाता है। और जैन धर्म में हम बहुत जगह आंशिक शवाधिकरण को देखते हैं। तो दोस्तों ये क्यों है? क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन अलग अलग धर्मों के लोगों के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि यहाँ पर भी अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके होंगे, मतलब वो लोग अलग अलग सोच समझ विचारधारा के रहे होंगे। और अलग अलग सोच समझ विचारधारा के लोग एक क्षेत्र में रहते हैं तो उसे शहर की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि शहर में विविधता ज़्यादा होती है। वो दूर दूर से लोग आके रहने लग जाते हैं काम धंधे रोजगार की तलाश में। लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता, गाँव में लगभग सभी लोग एक समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियोजित अधिवास दोस्तों गांव की तुलना में शहर अधिक सुनियोजित होते हैं। गांव की तुलना में शहर अधिक सुनियोजित होते हैं, मतलब शहरों में जो निर्माण होता है वो एक प्लानिंग के, एक योजना के तहत होता है और वो तरीके से होता है। गांव में ऐसी कोई संस्था नहीं होती, और होती है तो इतनी एक्टिव नहीं होती, इतनी सक्रिय नहीं होती कि वो वहाँ के लोगों का इस स्तर पर यहाँ के लोगों को जागरूक कर सके। लेकिन दोस्तों शहरों में ऐसा देखा जाता है कि शहरों में हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है, एक मानक होता है और मानक के अनुसार ही कार्य होता है। तो यहाँ पे देखोगे गाँव की तुलना में शहर अधिक सुनियोजित होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों का अधिक सुनियोजित बसावट, शहरों की अधिक सुनियोजित बसावट, ग्रिड प्रणाली पर आधारित होना, एक दो स्थल पर हम कहते हैं पक्की ईंटों का प्रयोग होना आदि
शहरों की शहर की ओर संकेत करते हैं। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में मकान जो थे सुनियोजित थे, मतलब अच्छे ढंग से बनाए हुए थे। मकान बनाने का एक तरीका हुआ करता था, ये शहरों में ही होता है। और कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंट, मतलब उस समय जहाँ कह सकते हैं कि ईंटों का शुरुआत हुई थी मानव के घर बनाने की, और उस समय पक्की ईंटों का प्रयोग जो होता है वो अच्छी जगह होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता शहर था, इसलिए यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग देखता है। अदरवाइज जो एरिया बहुत विकास की रफ्तारें पीछे रहते हैं, वहाँ पे कच्ची ईंटें या मिट्टी के इस तरह से ही घर बनाए जाते थे, तो पक्की ईंटों का प्रयोग। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता में ये तत्व हो गए। अब देखेंगे हम चौथा पॉइंट, बड़ी जनसंख्या का गैर कृषि कार्य में लगा होना। एक बड़ी जनसंख्या का गैर कृषि कार्य में लगा होना। दोस्तों आज आप देखेंगे शहरों के लोग खेती बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए खादान जो होते हैं, उनके लिए खादान की जो उपलब्धता होती है, जरूरत होती है, वो पूरी होती रहती है, जो गांव से आती है। और गांव से एक कह सकते हैं एक सर्विस सेक्टर, एक सेवा क्षेत्र होता है, जो वहाँ से जो किसान ज़्यादा अधिशेष कृषि अधिशेष उत्पादित करते हैं, या फिर ज़्यादा गेहूं का उत्पादन, चावल का उत्पादन करते हैं, वो वहाँ से शहरों तक लाते हैं और शहरों तक हम तक पहुँचाते हैं। और हम लोग अलग अलग कार्य करते हैं। हम अन्न का उत्पादन नहीं करते, लेकिन हम अन्न खाते हैं। हमारी जरूरत का अन्न हमें यहीं पर बैठे बैठे मिल जाता है। तो ऐसा शहरों में होता है। गाँव की जो ज़्यादातर जनसंख्या होती है वो कृषि में लगी होती है, जबकि शहर की जो ज़्यादातर जनसंख्या होती है कृषि के अलावा अदर कार्यों में, कुछ अन्य कार्यों में लगी होती है। तो यहाँ पे ही बड़ी जनसंख्या का गैर कृषि कार्य में लगा होना और कह सकते हैं सिंधु घाटी की बड़ी जनसंख्या का गैर कृषि कार्य में लगा होना तथा खाद्यान्न आवश्यकता को ग्रामीण अधिशेष ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक पहुंचाना। खाद्य अधिशेष का ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों तक पहुंचाना। सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखेंगे जो शहर होंगे दोस्तों, वहाँ शहरों में हम देखेंगे एक बहुत बड़ी जनसंख्या गैर कृषि कार्यों में लगी होगी, और उन तक जो अनाजों की उपलब्धता पहुँच जो होगी वो कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों से जाएगी। तो ये एक तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण का दूसरा बिंदु है। आगे देखेंगे हम दोस्तों लिपि का प्रयोग। लिपि का प्रयोग दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसे मैं आपको ऐसे बता देता हूँ दोस्तों, जहाँ वाणिज्य व्यापार का जन्म होता है वहाँ पर लिपि का भी जन्म हो जाता है, क्योंकि वाणिज्य व्यापार को सरलता, सुगमता और एक तरीके से एक रिकॉर्ड के तहत जो वाणिज्य व्यापार होता है उसका एक रिकॉर्ड बनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। और जब वाणिज्य व्यापार बढ़ने लग जाता है तो एक रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता महसूस होने लग जाती है। और जब एक रिकॉर्ड बनाने की आवश्यकता महसूस होगी तो कह सकते हैं कि आदमी को जब किसी चीज़ की जरूरत होती है तो वो उस जरूरत के अनुसार कुछ आविष्कार करता है। तो रिकॉर्ड बनाने की जरूरत जब उसे महसूस हुई तो उसने उसके समाधान के तौर पर लिपि का आविष्कार करा। और लिपि का आविष्कार उस समय के दौर को देखे जाए तो वो शहरी तत्व को दर्शाते हैं, क्योंकि ग्रामीण लोगों का वाणिज्य व्यापार इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो लिपि तक पहुंच सके। लेकिन यहाँ के लोग लिपि का प्रयोग करेंगे, तो लिपि का प्रयोग भी हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये दर्शाता है कि हाँ यहाँ के लोग शहरीकरण में विश्वास करते थे क्या, फिर यहाँ पे शहरीकरण था। दोस्तों एक देखते हैं कि शासक वर्ग की उपस्थिति। शासक वर्ग की उपस्थिति दोस्तों, शासक वर्ग की उपस्थिति में देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब हम एक तरीके से कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता शहरीकरण, नगरीकरण के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा जो मकान सुनियोजित तरीके से बने हुए सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर निर्माण योजना थी वो बेहतर थी। और एक तरीके से हमें ऐसा लगता था कोई लगभग वहाँ पे ऐसी नगर निगम लगभग ऐसा रहा होगा
जिसने सभी लोगों को घर बनाने के लिए एक तरीके का एक मापदंड को लागू करा होगा और सभी लोग उस मापदंड का पालन करते होंगे और उस पालन के अनुसार ही लोगों ने घर बनाए होंगे। इसलिए घर एक सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत बने हैं। दोस्तों आज हम शहरों में देखते हैं घर, जो दिल्ली की अच्छी बस्ती कॉलोनी है उसमें हम देखते हैं जो घर चौड़ी चौड़ी सड़कें होती हैं, जगह जगह पार्क होते हैं और जो घर होते हैं वो बहुत तरीके से बनाए हुए होते हैं। कोई अपने घर की छजली बहुत ज़्यादा आगे नहीं निकालेगा, उसका एक एरिया होता है, घर का इतना % भाग खाली रखा जाएगा, घर में इन इन चीज़ों का बना होना जरूरी है। दोस्तों ये सारे मापदंड जो MCD, EDMC या दिल्ली में कोई नगर निगम जो संस्था है वो लोगों को आदेश देती है, वो एक नियम मापदंड बनाती है और उसी के आधार पर दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, कह सकते हैं दिल्ली में कंस्ट्रक्शन होता है, निर्माण होता है घरों का। लेकिन और जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे तो वहाँ पर भी हमें नगरों में ऐसा मिलेगा कि नगरों में सभी लोग कुछ मापदंड होंगे, कुछ नियम होंगे जिनका पालन करेंगे, तभी हम सुनियोजित अधिवास जो सिंधु घाटी सभ्यता में होगा उसे देखेंगे। तो दोस्तों ये सुनियोजित अधिवास होना, शासक वर्ग की उपस्थिति होना, शासक वर्ग की उपस्थिति इसलिए क्योंकि सभी लोग जो सुनियोजित व्यवस्था के अंतर्गत अधिवास करते थे, जरूर कोई ना कोई ऐसा शासक वर्ग रहा होगा जिसने लोगों के लिए घर मकान बनाने के मापदंडों को, नियमों को बनाया होगा और लोग उसका पालन कर रहे होंगे। इससे हमें एक संकेत मिलता है कि शासक वर्ग रहा होगा, लेकिन हम निश्चित नहीं है कि शासक वर्ग था या नहीं। तो ये लगभग आप सिंधु घाटी नगर तत्वों के विश्लेषण के तौर पे आप इन चीज़ों को दे सकते हैं कि इनके आधार पर कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तो दोस्तों ये नगर तत्व हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, पतन के कारकों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों इसे मैं मिटा देता हूँ। पतन के क्या कारक उत्तरदायी थे। दोस्तों जल्दी से इस चीज को भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पहले हमें जो पतन के लिए उसकी पतन के लिए क्या कारक उत्तरदायी थे, थोड़ा सा हमें 2 लाइन बताना पड़ेगा कि पतन के लिए जो कारक उत्तरदायी थे उसके संबंध में हमें किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में एक प्रकार का धुंधलापन बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से हमें सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, जबकि तात्विक स्रोतों की अपनी सीमा होती है। यही कारण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में विवाद बना हुआ है तथा अनेक विद्वानों द्वारा पतन के भिन्न कारक बताए गए हैं। दोस्तों आखिरकार जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, तो हमारा उद्देश्य होता है कि हम उसको क्वेश्चन का आंसर दें, मतलब हम उससे उस क्वेश्चन को समझाएं। तो यहाँ पे हम वही कार्य कर रहे हैं। उसने हमसे पूछा है, यूपीएससी ने हमसे पूछा है कि पतन के लिए उत्तरदायी कारक क्या है, तो हम उसे बता रहे हैं यूपीएससी को कि पतन के लिए उत्तरदायी कारक में एक प्रकार का विवाद बना हुआ है। विवाद का कारण है क्योंकि हमारे पास जो साहित्यिक स्रोत हैं, जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, और जो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत है तो पुरातात्विक स्रोतों की अपनी एक सीमा होती है, उससे हम बहुत ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है कि विवाद बना हुआ है तथा अनेक विद्वानों द्वारा पतन के लिए भिन्न भिन्न कारक बताए गए हैं।
जैसे मार्टिमर व्हीलर द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के लिए आर्यों का आक्रमण की अवधारणा प्रस्तुत की, परंतु दोस्तों इसके विपरीत एक अवधारणा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का मुख्य कारण एक विशेष प्रकार के जल उत्प्लावन को मानती है। जल उत्प्लावन को मानती है। आगे चलकर जल उत्प्लावन के विपरीत जल की कमी या फिर नदियों के मार्ग परिवर्तन को भी कुछ विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण करार करने की कोशिश की। इसके अलावा आगे हुए अध्ययनों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्व की ओर विस्तार होना परिणामतः जनजातीय लोगों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को निगल लेना व पारिस्थितिकी असंतुलन आदि कारकों को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारकों के रूप में देखा गया। दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन पूछा गया है, हमने लगभग अलग अलग जो कारक रहे हैं वो किन विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं, हमने इन चीज़ों को नहीं लिखा और उसके संबंध में उन्होंने किस प्रकार के तथ्य दिए हैं हमने उन चीज़ों को भी नहीं लिखा। उसका कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, दो प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रश्नों के आंसर देने, पहले नगर तत्वों का विश्लेषण उसके बाद पतन। तो क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा ना हो जाए कि हमारी एक कहते हैं कि सीमा से बाहर चला जाए, इसीलिए हमने कम शब्दों में इन्हें निपटाने की कोशिश करी है। तो परिणामतः जनजातीय लोगों द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता को निगल लेना व पारिस्थितिकीय असंतुलन आदि के कारकों को भी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारकों के रूप में देखा गया है। दोस्तों थोड़ा सा हमें निष्कर्ष भी लिख देना है यहाँ पे। निष्कर्ष मैं आपको बताता हूँ। आप निष्कर्ष जब वीडियो क्लास देखें, जब ये लेक्चर देखें तो निष्कर्ष आप लिख लें। तो निष्कर्ष में हम लिखेंगे, लेकिन उपयुक्त तथ्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में किसी भी एक कारण को
जायज़ करार देना या फिर किसी भी एक कारण को निर्णायक मानना एक तरह की भूल होगी, क्योंकि हम जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संबंध में अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग कारण संबंधित रहे होंगे। दैट्स इट, हमारा आंसर खत्म, और बहुत बढ़िया से हमने इस आंसर को कराया और मैं आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे लगभग मैं आपको 1000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, दोस्तों तक पहुँचाओ, और जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा इस चैनल को आगे बढ़ाओ, तो मैं इससे भी बहुत सारी बेहतरीन चीज़ों को आपके लिए लाऊंगा। और डेफिनेटली अगर आप इन चीज़ों को करते रहेंगे तो आपका यूपीएससी में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों थैंक यू आज की क्लास देखने के लिए।